नमस्कार, सुबह सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गोवा में बड़ा हादसा, नाइट क्लब में आग लगने से 23 लोगों की दर्दनाक मौत, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी, प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना। इंडिगो संकट को लेकर सरकार सख्त, नागर विमानन मंत्रालय ने सभी रिफंड शीघ्र वापस करने के निर्देश दिए। डीजीसीए ने ऑपरेशन फेलियर के लिए इंडिगो की सीईओ को दिया कारण बताओ नोटिस। जनपद शाहजहांपुर में प्रदेश की राज्य सेक्टर योजना के तहत नवसृजित महानगर के चौमुखी विकास हेतु सीवर योजना में क्षतिग्रस्त हुए 109 मार्गों हेतु 74 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान जताया। और विशाखापट्टनम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम वनडे मैच में 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच और विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो सुबह सुबह में अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। गोवा में कल रात एक भीषण हादसा हो गया। नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब के रेस्टोरेंट में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा कल रात करीब 12 बजे हुआ। आग की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को मुख्य कारण माना जा रहा है। हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतकों में अधिकतर क्लब के किचन वर्कर थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। हादसे में कुछ पर्यटकों के मारे जाने की भी खबर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कुल 23 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों की जान गई है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। गोवा सरकार की ओर से मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। गोवा के इतिहास में पर्यटन स्तर पर इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात है। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। और हैंड्स फोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि रात पर पुलिस नियंत्रण कक्ष में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना हुई। कुल 23 लोगों की मौत हुई है। सभी शवों को निकाल लिया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। यहाँ पे अरपोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमीडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई है। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, मैं काशी का सांसद हूं। प्रधानमंत्री के नाते कुछ कार्य होते हैं और सांसद के नाते कुछ अन्य कार्य करना होता है। काशी के सांसद के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इससे हर रोज लगभग 3 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न हो रही है और लोगों के पास 5 करोड़ रुपए हर महीने पहुंच रहे हैं। इस पहल से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको बताना चाहता हूं, और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है तो उनको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए हमें 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकड़े दिए ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं। मैं देश की बात नहीं बता रहा आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना भविष्य को ट्रांसफॉर्म करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका एग्जाम्पल है। अयोध्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के मामले पर कहा, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने जो फैसला किया उसका पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। आज बंगाल में टीएमसी के नेताओं को चुनाव से पहले बाबर के नाम की मस्जिद की याद आ रही है। चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई है। हम इसे राजनीति ही मानते हैं और हमारा मानना है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मसीहा नहीं है। भाजपा नेता लोकेट चटर्जी ने इस मामले पर कहा कि हुमायूं कबीर को टीएमसी से निलंबित करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फायदा हुआ। निलंबन सिर्फ दिखावा था। ममता बनर्जी खुद को हिंदुओं की शुभचिंतक दिखाने का प्रयास कर रही हैं। टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी हुमायूं कबीर की मदद कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 एकड़ जमीन मिल गई और पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। आज जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का कोई विवाद नहीं रहा। कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला, ये हमारा सबूत है। आज टीएमसी के नेता बंगाल में जो है बाबर के नाम की मस्जिद के लिए उनको इलेक्शन आया तो उनको याद आया। इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हम तो इसको राजनीति मानते हैं। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। ये जो कर रहा है तो इतिहास को तोड़ रहा है ये हुमायूं कबीर ने, और ये ममता बनर्जी ने इसको सस्पेंड करके इसको सुविधा कर दिया अपना पार्टी को। ये तो आईवॉश किया पूरा। एक्चुअली ये लोग पूरा मुसलमान वोटों को एक साथ कर रहा है और दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितना जोर है, और खुद बोल रहे हैं कि पूरा भारत में 40 करोड़ है तो बंगाल में 4 करोड़ मुसलमान हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब ये पूरा मुसलमान वोट को इकट्ठा कर रहे हैं और ममता बनर्जी को मुसलमान वोट चाहते हैं और थोड़ा सा हिंदुओं का जैसा जगन्नाथ मंदिर किया है ऐसा दिखाने के लिए, हिंदुओं के ऊपर सब दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलमान वोट इकट्ठा होगा और हुमायूं कबीर को अपना घर पे वापस करेंगे ये।
यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी के निर्देश पर सख्त अभियान चलाया जा रहा है। बरेली में डीएम एसएसपी खुद जांच कर रहे हैं और संदिग्धों की पहचान तेजी से की जा रही है। सरकार का साफ संदेश है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का सख्त रुख और बरेली में शनिवार का दिन उसी कड़े एक्शन का बड़ा उदाहरण बना। दरअसल उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा और सख्त अभियान शुरू हो चुका है। प्रदेश में चल रहे इस ऑपरेशन ने अवैध नेटवर्क की गहराई और गतिविधियों की परतें खोल कर रख दी हैं, जिसके बाद सरकार का साफ संदेश है, राष्ट्र की सुरक्षा में किसी भी कीमत पर समझौता नहीं। कई जिलों में जिस तरह से संदिग्धों की पहचान सामने आ रही है, उसने सुरक्षा एजेंसियों को और अलर्ट कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सीएम योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान का अभियान तेजी से जारी है। बरेली में डीएम और एसएसपी खुद फील्ड में उतरकर जांच कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों, होटल, ढाबों और सभी संवेदनशील इलाकों में कड़ी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन और खुफिया टीमें पूरे जिले में एक्टिव मोड में हैं। पिछले अभियान में 8,500 से ज्यादा संदिग्ध मिले थे, जिसके बाद अब दोबारा वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। पहचान, दस्तावेज और आवागमन हर संदिग्ध चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुरानी जिला जेल की महिला बैरक को डिटेंशन सेंटर बनाया गया है और सत्यापन के बाद संदिग्धों को डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। वहीं सभी जिलाधिकारियों को हर दिन गृह विभाग की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। देखिए, अभी कुछ समय पहले भी हम लोगों ने इस प्रकार का अभियान चलाया था, उसी की तर्ज पे ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो बाहर से जो घुसपैठिए के रूप में, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे नेपाली हो, जो भी हो, जो कि बिना किसी सक्षम डॉक्यूमेंट्स के अभिलेख के हमारे देश में यहाँ पे रह रहे हैं और उनसे देश की खतरा को, प्रदेश की सुरक्षा को खतरा है। ये अभियान अभी शुरू किया गया है और दिसंबर के महीने में चलेगा। इसमें हमारे सभी थाना क्षेत्रों में सूचना संकलन, डॉक्यूमेंट, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो फिर उसका वेरिफिकेशन और उसको डिपोर्ट करने की कार्रवाई, इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। प्रदेश में जारी अभियान सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि अवैध घुसपैठियों पर सीधी चोट है। बरेली मॉडल को अब दूसरे जिलों में भी लागू किया जाएगा। सरकार का संदेश स्पष्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और अवैध घुसपैठ किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा एसआईआर के खिलाफ केवल दिखावा कर रही है और भैया चाचा सहित परिवार के सदस्य ही पदाधिकारी बनकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी स्थिति बना चुके हैं। पाठक ने बिहार में एसआईआर की सफलता का हवाला देते हुए कहा कि 65 लाख अवैध नाम मतदाता सूची से हटाए गए और चुनाव सफल रहा। उन्होंने सपा पर अपराधियों को प्रमोट करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। मदनी के हालिया जिहाद बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। एसआईआर खातिर हम बाराबंकी में आके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, माननीय विधायक गण के बीच में यूं कहा है कि सब लोग घर घर जाए के गणना प्रपत्र फार्म भरवावे। कौन आदमी छूटे के नहीं चाहिए फार्म भरे के। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक हम सब काम कर रहे हैं। और जो विपक्षी के पेट में दर्द एक मारे हो रहा है। बिहार में गुंडा राज हारेगा है, आरजेडी का जंगल राज हारेगा। वो एसआईआर भरा है, 65 लाख को कटे, एक कंप्लेंट नहीं आई। और ये जानत है कि हम समाजवादी पार्टी जानती आई कि अच्छी तरह से उनकी दाल गले वाली नाई है और उनका कोई पूछे वाला प्रदेश नाई है। जब जब सपा सत्ता में सूबा में रही है, हमेशा गुंडे बदमाश पनपे हैं। इनका उत्तर प्रदेश जनता कबू भूली नहीं, इनका कबहू नंबर आए वाला नहीं है। इनके संग हम सब लोग ठाड़ा हैं और कोई दिक्कत नहीं हो देवे। जनपद शाहजहांपुर में प्रदेश की राज्य सेक्टर योजना के तहत नवसृजित
महानगर के चौमुखी विकास हेतु सीवर योजना में क्षतिग्रस्त हुए 109 मार्गों हेतु 74 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसकी जानकारी आज वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। इससे पूर्व वित्त मंत्री द्वारा गन्ना शोध परिषद में गन्ना एवं चीनी उत्पादन में सार्थक वृद्धि हेतु 5 दिवसीय विशेषकर बिहार प्रांत के गन्ना किसानों प्रशिक्षण का विधिवत शुभारंभ भी किया। प्रदेश सरकार द्वारा नवसृजित महानगरों में विकास हेतु सीवर लाइन एवं अमृत योजना के तहत जल पाइप लाइन डालने का कार्य किया गया, जिसमें अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। महानगर के 42 हॉट मिक्स 67 सीसी मार्गों के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु 74 करोड़ 67 लाख 784 रुपए राशि स्वीकृत की है। शाहजहानपुर का गन्ना शोध परिषद जनपद का एक बहुत बड़ा असेट है और इस गन्ना शोध परिषद के माध्यम से कई वैरायटीज ऐसी रिसर्च में आई कि जिसके माध्यम से हमारी पर कैपिटा इनकम, खास तौर से गन्ने की यील्ड बढ़ाने से लेकर पूरी गन्ने की पैदावार और उसमें खास तौर से शुगर कंटेंट्स की मात्रा भी ज़्यादा है। इसके लिए हम अपने जितने भी रिसर्च में लगे हुए लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सबको बधाई देता हूं और लगातार वो इस प्रयास में रहते हैं कि उनका बनाया हुआ बीज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जाए। हालांकि अभी हम हिंदुस्तान के कई प्रांतों से पीछे हैं गन्ने की पैदावार में, लेकिन यहाँ की एक 238 वैरायटी आई थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। वो डॉक्टर बख्शी राम की देन थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कोई रोग लग गया, क्योंकि जब शुगर कंटेंट्स बेहतर होते हैं और गन्ने की यील्ड भी ज्यादा हो तो ऐसी वैरायटियां अक्सर कभी न कभी रोग की शिकार हो जाती, तो वो भी रोग की शिकार हो गई। लेकिन इस वर्ष भी 10 वैरायटी गन्ना शोध परिषद ने ऐसी दी हैं जो प्रदेश स्तर पर अंगीकृत की गई हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। काशी तमिल संगमम के तीसरे समूह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद अन्य क्षेत्र में श्री विश्वेश्वर का प्रसाद लिया। समूह में शामिल लेखक, साहित्यकार और पत्रकारों ने कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और पीएम मोदी व योगी को धन्यवाद दिया। तमिल समूह ने कहा, आज का दिन काशी और तमिल परंपराओं के संगम का महत्वपूर्ण प्रतीक बनेगा। समूह हर हर महादेव के नारे के साथ प्रफुल्लित था। काशी तमिल संगमम का तीसरा दल आज वाराणसी पहुंच चुका है और आज वाराणसी पहुंचकर उसने बाबा विश्वनाथ मंदिर के अभी दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद मां अन्नपूर्णा भवन आए हैं, जहां पर वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तमाम सारे लोग यहां पर आए हैं इस अद्भुत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। खास तौर से कैसा लगा आपको काशी आके? बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मेरा हिंदी तो इतना ज्यादा नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन बोल सकता है, समझ सकता है। मुझे बहुत पसंद आया, ये प्रोग्राम एकदम बढ़िया है। हर हर महादेव, सबको धन्यवाद है। पीएम और सीएम साहब को बहुत धन्यवाद है और कंप्लीट काशी तमिल संगम ऑर्गेनाइजर्स के मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं तो पहली बार KTS में आया हूँ, इसमें आया हुए मुझे बहुत खुश हुआ है और काशी विश्वनाथ दर्शन से अच्छे से हुआ है और इसका ऑर्गेनाइज करने के लिए मोदी जी बहुत प्रयत्न किया हुआ है और अपना यूपी CM भी उसमें एकदम पार्टिसिपेट किया है, बहुत शामिल है इसमें। ये और उत्तर और दक्षिण को मिलाने के लिए अच्छा मौका मिला है और बहुत जन का इसमें बहुत फायदा उठाया और इसमें मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर हर महादेव। एकदम बहुत ही बढ़िया अच्छा दर्शन किया था। यहाँ का CEO साहब लोग
पंडित जी लोग अच्छी तरह से सब लोग किया। अभी अन्नपूर्णी का दर्शन होने के बाद प्रसाद है, बहुत ही बढ़िया प्रसाद है। कितना भी होटल हम लोग जाते हैं ऐसा खाना नहीं मिलता है, वो भगवान का प्रसाद बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है काशी तमिल संगम एंड या काशी का सीईओ को भी बहुत धन्यवाद। निश्चित ही काशी तमिल संगम संस्करण 4 इस समय काशी में चल रहा है। निश्चित ही वहाँ से जितने भी अतिथि वहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही अभिभूत हैं। चाहे उनका स्वागत सत्कार हो, जिस प्रकार से मंदिर विशेष रूप से उनको एक प्रोटोकॉल के तहत दर्शन कराया जा रहा है, उसके बाद वहाँ की जो दक्षिण भारतीय व्यंजन है वो उनको प्रसाद के रूप में मिल रहा है। वो बोलते हैं जहाँ भी जाते हैं हम लोग को इसी प्रकार का सत्कार हो रहा है। इसको लेके वो बहुत ही अभिभूत है। तो ये काशी तमिल संगम जो हो रहा है निश्चित ही हमारे भारत में एक जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए देश के यशस्वी नेतृत्व को हम लोग हृदय से साधुवाद अभिनंदन करते हैं। तो बिल्कुल भाषाएं अलग हो, संस्कृति अलग हो, सभ्यता अलग हो, लेकिन भाव अलग है। भाव एक है, प्रेम एक है, भावनाएं एक है और ये कार्यक्रम बिल्कुल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार कर रहा है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, वाराणसी। काशी तमिल संगमम 4.0 में तमिलनाडु से अतिथियों के आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शनिवार को तमिलनाडु से तीसरा समूह विशेष ट्रेन से बनारस पहुंचा, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। वहीं प्रयागराज में दूसरे समूह ने संगम में स्नान किया और विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा किया। देखिए रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम 4.0 में दक्षिण भारत से आने वाले समूह का सिलसिला जारी है। शनिवार को तमिलनाडु से तीसरा समूह विशेष ट्रेन से बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा। तीसरा समूह लेखकों का है, जिनका स्टेशन पर उतरते ही पारंपरिक तरीके से डमरू वादन, पुष्प वर्षा और हर हर महादेव तथा वड़क्कम काशी के उद्घोष से भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अनिल राजभर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तीसरे समूह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के पश्चात अन्य क्षेत्र में श्री विश्वेश्वर का प्रसाद ग्रहण किया। समूह में लेखक, साहित्यकार और पत्रकार आए हुए हैं। तमिल समूह ने एक स्वर में कहा कि आज का दिन काशी और तमिल परंपराओं के संगम का महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर स्मरणीय रहेगा। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। हम लोग बहुत बड़ा भाग्यवान है और हम लोग बहुत बड़ा भाग्यवान है। मोदी जी का चिंता और योगी जी का अरेंजमेंट जो है देखने से हम लोग का जो है पूरा बदन ये हो जाता है, क्या बोलेगा। और मिनिस्टर, यूपी का मिनिस्टर आकर के रेड कारपेट देख के पूरा वाद्य के साथ हम लोग का इतना स्वागत, हम लोग बहुत भाग्यवान है। मोदी साहब के लिए बहुत 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 धन्यवाद और जय श्री राम, भारत माता की जय। वहीं काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत तमिलनाडु से पर्यटक दल का दूसरा जत्था प्रयागराज पहुंचा और संगम की आभा देखकर सभी सदस्य प्रफुल्लित हो उठे। इस उपलक्ष्य में त्रिवेणी संगम के वीआईपी घाट पर प्रयागराज फूलपुर लोकसभा सीट के सांसद और महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने पर्यटक दल पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत प्रतिभागियों के लिए क्षण हमेशा के लिए यादगार बन गया। Seeing all these things in North India, so the same way we would like to take this opportunity to spread this information to our own land, Tamil Nadu, and we will definitely talk about this great incident. Thank you very much for. प्रयागराज में दूसरे समूह के सदस्यों ने सबसे पहले संगम में स्नान किया, बोटिंग की, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए और बाद में श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन कर अयोध्या को रवाना हो गए। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं एक विराम। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साएं पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज
राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। समाचार का रुख करते हैं। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने देश के शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक ने शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध, नवाचार, बुनियादी ढांचे और समग्र प्रदर्शन के आधार पर संस्थान को सर्वोच्च A++ ग्रेड प्रदान किया है। IVRI ये सम्मान पाने वाला ICAR के डीम्ड विश्वविद्यालयों में पहला स्थान बन गया है। वर्ष 2018 से 2023 के बीच किए गए कार्यों के व्यापक मूल्यांकन के बाद मिला ये सम्मान पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में इसकी अग्रणी भूमिका को और मजबूत करता है। संस्थान ने 4 में से 3.58 का उत्कृष्ट CGPA अर्जित किया। नैक की ऑन साइट पीयर टीम ने 2 से 4 जून तक विभिन्न विभागों और प्रशासन का विस्तृत निरीक्षण किया था। नए क्राइटेरिया में जाना कंपलसरी था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया 2022 में कि हम इस क्राइटेरिया में अपने को एवेल्युएट कराएंगे। तो 2022 में हमने IQAC का गठन किया। उसके बाद 2024 में हमने SSR सबमिट कर दिया। SSR सबमिट करने के बाद नैक की एक प्रोसेस होती है उसकी इवेल्युएशन करने की, काफ़ी स्टेजेस होती हैं। फिर उस इवेल्युएशन के बाद उनकी एक्सपर्ट की विजिट होती है और उस इवेल्युएशन और विजिट के बाद वो हमको तय करते हैं कि इनका ग्रेड कौन सा दिया जाए। फिर इन्होंने हमको A+ दिया। फिर हम लोगों ने अपील में गए थे, तो अपील के बाद बड़ा हम लोगों को सभी को बड़ा खुशी का मौका है। अपील के बाद 17 जुलाई को अपील किए थे और अभी हमें 2 दिन पहले ये हमको A++ नैक ने कहना चाहिए ग्रांट कर दिया। प्रयागराज में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR अभियान के दौरान अब तक 31.14 लाख यानी 84.26% लोगों के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है, जिसमें से 8.39 लाख लोग लापता है। पुनरीक्षण SIR अभियान में मृतक श्रेणी के हैं, डुप्लीकेट है, पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो गए या गणना प्रपत्रों को वापस देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे मतदाताओं को वेरीफाई करते हुए संबंधित BLO के द्वारा ASD सूची बनाई जा रही है। प्रयागराज जिले में कुल 40,52,860 लोग हैं जिनकी ये मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। कार्यक्रम जनपद प्रयागराज में बहुत ही तेज गति से चल रहा है और आज की जो बैठक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समय सीमा के अंतर्गत हमारा 100% काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो जाए। अभी आज की डेट में हम लोगों ने लगभग 85% फॉर्म को डिजिटाइज कर लिया है और लगभग 15% फॉर्म ऐसे हैं जिनको अभी डिजिटाइज किया जाना बाकी है। हालांकि 11 दिसंबर तक की डेट माननीय आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। के माध्यम से जनपद वासियों से अपील है कि जिन भी लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म रिसीव कर लिया है वो लोग उसको भर के तत्काल अपने BLOs को रिटर्न कर दें। अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि फॉर्म मिलने के बाद उसको डिजिटाइज करना और फिर मैपिंग करना, हर मतदाता का नाम हम लोग ढूंढते हैं 2003 की वोटर लिस्ट में, उनका या उनके माता पिता का, उनके परिवार का नाम 2003 में ढूंढ के लिस्ट में और फिर उसकी मैपिंग की जाती है। तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। हमारे जिले में जो टोटल इलेक्टर्स हैं वो है 46,92,860। इसमें से हमारे जो डिजिटाइजेशन हो चुका है वो 31,47,021 वोटर्स का डिजिटाइजेशन हो चुका है, जो कि 67.06% है। और हमारे जो ASD वोटर्स हैं, जैसे एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट वोटर्स की जो संख्या है वो 9,02,067 ऐसे वोटर्स हैं, जो कि 19.22% है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।